ऑफ इंडिया 1700 से 1857 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स PYQs। तो चलो शुरू करते हैं और इसके बाद तुम्हें कहीं और दूसरी वीडियोस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारे सारे पेपर यहीं से बनकर आएगा। तो तुम इस वीडियो को बस पूरी देख के चल जाना और तुम्हारे अच्छे नंबर इजीली आ जाएंगे। तो हम देख लेते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस को। तो हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हमारे पास टाइम ज्यादा हमारा वेस्ट ना हो टाइम और तुम लोग सारा इसे इजिली पढ़ सको। क्वेश्चंस देखेंगे हम कैसे लिखना होता है पेपर में, कैसे इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट लिखना होता है, कैसे कंक्लूजन लिखना होता है, हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम चलो जल्दी जल्दी इन्हें देख लेते हैं। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में कौन से क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थे इंडिया के, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, द 18th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिशन इन द इंडियन हिस्ट्री। यानी कि इंडियन हिस्ट्री में जो 18th सेंचुरी था वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था और ट्रांजिशन था वहाँ, यानी कि उसमें बहुत सारे उस वक्त चेंजेस आए थे काफी। बहुत ही इंस्टेबल पीरियड था। क्या था? इंस्टेबल पीरियड था। The decline of the Mughal Empire created a power vacuum which led to the rise of the several regional powers। यानी कि उस समय मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था, यानी कि मुगल एम्पायर खत्म सा हो रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारे यानी कि रीजनल पावर्स में यानी कि बढ़ावा आ रहा था, राइज हो रहा था। एट द सेम टाइम यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज especially the British India Company, East India Company began to interfere in Indian politics। यानी कि एट द सेम टाइम पे क्या हुआ था, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी है ना, जो कि उसमें जो स्पेशली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन लोगों ने इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, यानी कि अपना टांग अड़ाना है ना, उसमें दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया था उन्होंने। यानी कि जो ब्रिटिश कंपनीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज में, ठीक है। तो उनने अपना इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था इंडियन पॉलिटिक्स में। The combination of the internal weakness and external interventions shaped the political conditions of India during this period। यानी कि जो इसकी वजह से क्या हो रहा था, यानी कि वीकनेस बहुत वीक बना दिया था उन्होंने मुगल एम्पायर को, और बहुत सारी रीजंस की वजह से, एक्सटर्नल इंटरवेंशन की वजह से है ना, वीकनेस की वजह से क्या हो गया था, जो पॉलिटिकल कंडीशंस था वो शेप हुआ था उस दौरान। कौन से पीरियड के दौरान? 18 यानी कि 1700 से 1857 के दौरान। फिर इसमें क्या क्या चीजें हुआ था है ना, क्या क्या पॉलिटिकल इशू आए थे, कंडीशंस। तो द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल एम्पायर में क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, यानी खत्म हो गया, हो रहा था वो। आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन 1707 द मुगल एम्पायर बिगन टू डिसइंटीग्रेट रैपिडली। यानी कि औरंगजेब के डेथ के बाद है ना 1707 में आता, ये भी याद रखना, जो मुगल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया था तेजी से, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वीक सक्सेसर्स थे और थे वो है ना, वो सब यानी कि अपना वो सब कुछ हारने लग गए, हम ना अपना अथॉरिटी वगैरह सब कुछ हारने लग गए, वॉर्स शुरू हो गई है ना, यानी कि सब लोग लड़ने लग गए, करप्शन होने लग गया, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं वर्क कर रहा था। तो ये सब कुछ मिलके एकदम टूट गया था उनका जो एम्पायर था, वो है ना डिसइंटीग्रेट हो गया था इसकी वजह से। मुगल एम्पायर्स ग्रेजुअली लॉस्ट कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन नोबल्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। तो वो क्या होते, जो मुगल एम्पायर थे वो क्या, उन्होंने अपना कंट्रोल यानी कि खो दिया, और उन्हें जितने भी उनके पास स्टेट से प्रोविंसेस स्टेट थे वो सारे वो यानी कि चला गया उनके हाथों से, और वो बस नोबल्स और मिलिट्री कमांडर्स पे डिपेंडेंट हो गए, यानी कि उन्हीं पे डिपेंड थे कि ये यही कुछ कर सकते हैं। तो बस एम्पायर ही यानी कि सरवाइव ओनली इन नेम, तो बस एम्पायर उनका थोड़ा सा बच पाया। राइज ऑफ द रीजनल पावर्स, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल यानी कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस इन सब की वजह से हुआ कि राइज हो गया रीजनल पावर्स में, यानी कि अब मुगल अथॉरिटी तो मतलब डिसइंटीग्रेट हो गए थे, डिक्लाइन हो गए थे मुगल अथॉरिटी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो रीजनल स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट पावर्स की तरह इमर्ज हो रहे थे है ना, यानी कि उभर के आ रहे थे। तो जो बंगाल और अवध और हैदराबाद थे वो पावरफुल गवर्नर्स थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, एक्नॉलेज किया मुगल अथॉरिटी को। और फिर क्या हुआ था, जो मराठास थे उन्होंने भी अपना यानी कि अपना एरियाज को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो यही सारे जो थे ना, ये प्रोविंशियल स्टेट थे जो कि उस टाइम इमर्ज होके आ रहे थे। तो जो मराठास थे उन्होंने भी अपना वेस्टर्न और नॉर्थर्न इंडिया को क्या किया, एक्सपेंड कर लिया। और द सिक्स कंसोलिडेटेड पावर इन पंजाब
while Mysore emerged as a strong state under Hyder Ali and Tipu Sultan. तो जो सिक्स थे उन लोगों ने भी अपना पावर पंजाब में लेना शुरू कर दिया, तो सब यानी कि सबने प्रोविंशियल स्टेट्स में अपना पावर लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मुगल एम्पायर तो डिक्लाइन हो रहा था, उसकी वजह से सारे ने यानी कि जो स्टेट्स वगैरह थे उन्होंने अपने पावर्स लेने शुरू मतलब लाने क्या कर लिए, लेने शुरू कर दिए। और जो माइजोर था वो है ना, उसमें भी जो हैदर अली और टिप्पू सुल्तान थे, तो वो लोग भी उन लोगों ने भी अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बना लिया, वो भी उभर के आ रहे थे और उन्होंने भी अपना यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टेट तैयार कर लिया। तो इन सब ने जो बंगाल, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, माइजोर हो गया, पंजाब, तो इन सब में प्रोविंशियल स्टेट्स बन के तैयार हो गए थे, पावरफुल प्रोविंशियल स्टेट्स, ठीक है। फॉरेन इन्वेंशन, तो फिर तो क्या हुआ, द पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ द इंडिया अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेशंस, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल वीकनेस की वजह से इन्होंने फॉरेन इन्वेशंस को अट्रैक्ट कर दिया, तो उन्होंने भी सोचा कि हम लोग भी इसमें हाथ मारते हैं अपना, है ना, यानी कि फॉरेनर्स ने सोचा। Nadir Shah's invasion in 1739 was a major blow to the Mughal Empire, resulting in the massive plunder and loss of the prestige. Ahmad Shah Abdali launched several invasions, further destabilizing the northern India and weakening existing political structure. तो मुगल पायर तो मतलब यानी कि मुगल जो एम्पायर था तो डिक्लाइन हो रही थी, तो जो नादिर शाह ने उन्होंने 1739 में अपना इन्वेशन किया था, तो उसकी वजह से काफी चीजों का लॉस हो गया था, बहुत नुकसान हो गया था उनका। तो जो वो अहमद शाह अब्दाली थे, उन्होंने भी कई इन्वेशंस लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डिस्टेबलाइज हो गया नॉर्थन इंडिया, और ज्यादा वीक हो गया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से, जो और ज्यादा वीक हो गए, इस वजह से ही तो क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था मुगल एम्पायर का, और वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया था। यूरोपियन इंटरवेंशन, तो उसमें क्या, इसकी वजह से क्या हुआ, यूरोपियन फिर इंटरवेंशन हुआ, तो ये सारे पॉइंट्स है, हेडिंग्स है, तुम्हें लिखने होंगे आंसर्स में, ठीक है, ये सारा तुम्हारे भी पहला क्वेश्चन का ही आंसर चल रहा है। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज took advantage of the political fragmentation, तो यूरोपियन कंपनीज ने क्या किया, जो ईस्ट है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने फायदा उठाना शुरू कर दिया, यानी कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ना, सारी स्टेट्स अलग अलग हो रहे हैं, जो यानी कि प्रोविंशियल स्टेट्स हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी इसमें कुछ हाथ मार लेते हैं। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरियल कंट्रोल, तो उन्होंने क्या कर लिया, ट्रेड से टेरिटोरियल कंट्रोल पे शिफ्ट कर लिया, यानी कि उन्होंने सोचा कि हम सीधे टेरिटरी ऑफ कंट्रोल पे लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अलायंस यानी फॉर्म किया, और इंटरवेनिंग इन सक्सेशन डिस्ट्रीब्यूट यूजिंग मिलिट्री फोर्स, यानी कि अपने मिलिट्री फोर्स का यूज करके उन्होंने ये सब चीजें अलायंस फॉर्म करना शुरू कर दिया, सक्सेशन डिस्ट्रीब्यूट लेना वगैरह शुरू कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन रूलर्स ऑफन sought यूरोपियन सपोर्ट अगेंस्ट राइवल्स, अननोइंगली स्ट्रेथनिंग colonial पावर्स, तो यानी तो फिर जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, है ना, यानी कि यूरोपियन से उनकी लड़ाई वगैरह होने लगी, तो उन्होंने यानी कि अपने पावर्स को लेने के लिए, है ना, लड़ाई वगैरह होने लगी, और अपने यानी कि इंडियन रूलर्स ने भी सोचा कि हमें भी अपनी कॉलोनियल पावर वगैरह चाहिए, तो मतलब उनके बीच में लड़ाई वगैरह हुई थी। तो फिर इससे हुआ क्या था, कंक्लूजन देखते हैं। The political conditions of the 18th century India were marked by disunity, decline of the central authority, and the rise of the regional and foreign powers. These conditions paved the way for the British colonial domination. तो यानी कि कंक्लूजन में लिखेंगे, पॉलिटिकल जो कंडीशन थी 18th सेंचुरी का, उसकी वजह से क्या हुआ था, फॉरेनर्स ने फायदा उठाया था, और जो प्रोविंशियल स्टेट्स थी वो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेट्स बन गई थी, और मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेट हो गया था, है ना, डिक्लाइन हो गया था, जिसकी वजह से डिसयूनिटी हो गई, है ना, डिसयूनिटी देखा गया, क्या देखा गया, डिसयूनिटी देखा गया इंडिया में, और डिक्लाइन हो गया सेंट्रल अथॉरिटी का, और फॉरेन पावर्स काफी बढ़ गए थे, और रीजनल पावर्स बढ़ गए थे, है ना, रीजनल पावर यानी कि रीजन जो प्रोविंशियल स्टेट्स होते हैं, फॉरेन पावर्स बढ़ गए थे, तो इसकी वजह से काफी ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन देखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। Discuss the causes of the conflict between the East India Company and the Nawabs of the Bengal. तो क्या, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की, है ना, यूरोपियन कंपनी थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनके बीच में और नवाब्स ऑफ बंगाल के बीच में कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, उसके क्या कॉजेस रहे थे, तो वो देखना है। तो इंट्रोडक्शन में है, देखते हैं, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर राइटिंग भी देख रहे हैं साथ ही साथ, कि एग्जाम्स में आपको कैसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर आपको मेन बॉडी लिखना होता है, फिर उसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है।
तो आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा है ना, जैसे कि इंट्रोडक्शन में तुमने मतलब 5-6 लाइन लिखी, 6-7 लाइन लिख दी मान लो, फिर बीच में मेन बॉडी में तुम ना मेन मेन पॉइंट्स लिख दोगे, पॉइंट्स में आंसर लिख दोगे, और हेडिंग्स वगैरह को एक्सप्लेन करोगे, है ना, डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद कंक्लूजन में तुम्हें 4-5 यानी कि 3-4 पॉइंट लाइन काफी रहेगी, और चाहो तो पॉइंट्स में उसमें भी लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, बंगाल वॉज अ मोस्ट प्रॉस्पेरस प्रोविंस ऑफ द इंडिया इन द 18th सेंचुरी। यानी कि जो बंगाल था वो बहुत ही यानी बहुत धनवान, बहुत पैसे वाला प्रोविंस स्टेट था इंडिया का 18th सेंचुरी में। इट्स वेल्थ मेड अ मेजर अट्रैक्शन फॉर द ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यानी कि जो इनका वेल्थ देख के क्या हुआ, जो ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी यूरोपियन की, उन्होंने यानी कि उन्होंने सोचा कि हम भी इसमें कुछ हाथ मार ले, उन्हें उनके पैसे वगैरह देके उन्हें भी लालच आने लग गया। तो उन्होंने यानी कि उनसे सोचा कि यानी कि उनसे छीने लड़ाई वगैरह करके उनका जो वेल्थ है, तो उनका प्रॉस्पेरिटी वो सब छीने हम लोग। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया था। तो conflict arose between the company and the Nawabs of Bengal due to the economic exploitation, political interference, and the company's disregard for the Nawab's authority. तो इससे तो कॉन्फ्लिक्ट जो हुए थे वो क्यों हो रहे थे, किसकी वजह से, यानी उन्हें पैसे चाहिए थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को उनके पैसे चाहिए थे, किसके, बंगाल के। तो उन्होंने क्या किया, नवाब तो बंगाल वगैरह से क्या लड़ाई करना शुरू कर दिया कंपनी ने, यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से उनके पैसे वगैरह चाहिए थे, हाथ मारने थे उन्हें इनके पैसे, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, यानी कि उनके पास पावर्स आ जाएंगे, काफी पॉलिटिकल पावर्स भी, तो इंटरफेयर वगैरह के लिए, ठीक है। और बाकी कंपनी यानी कि उन्हें कंपनीज का यानी कि और किस लिए, कंपनीज डिसरिगार्ड फॉर द नवाब्स अथॉरिटी। तो उन्हें उनका पूरा यानी कि क्या चाहिए था, उनका पूरा वो चाहिए था, पूरा यानी कि पूरा प्रोविंशियल स्टेट चाहिए था बंगाल का। तो इसलिए उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर दिया था, नवाब किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि एक यूरोपियन कंपनी का पार्ट था। फिर इसके वजह से क्या किया, मिसयूज ऑफ द ट्रेड privilege. The East India Company received duty-free trade privilege through Discas. Company officials misused this passes for private trade, causing heavy revenue loss to the Nawab. This created resentment and economic conflict. तो जो उनके पास यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी थी उनके पास ट्रेड प्रिविलेज वगैरह था, ठीक है, तो उसके उन्होंने फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्हें तो फ्री मिलता था, जो यानी कि ट्रेड प्रिविलेज वगैरह उन्हें फ्री मिलता था, तो उन्होंने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्राइवेट ट्रेड लेना शुरू कर दिया, काफी हैवी रेवेन्यू लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो बंगाल में काफी लॉस हुआ था, नवाब ऑफ बंगाल वगैरह में, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट और रिजेंटमेंट आ गया था, यानी क्रिएट हुआ था रिजेंटमेंट एंड इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। इवेशन ऑफ द टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह बढ़ा दिए थे उन्होंने। While Indian merchants were forced to pay taxes while company officials avoided them completely. यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो टैक्स वगैरह नहीं देती थी, उन्हें उसमें भी प्रिविलेज मिलता था, वो लोग अवॉइड करती थी, और बाकी इंडियन के रूलर्स वगैरह को, इंडियन के लोगों को देना पड़ता था टैक्स वगैरह। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया था, है ना। तो this unequal treatment disrupted Bengal's economy and weakened the Nawab's control over revenue administration. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो नवाब्स का कंट्रोल था बंगाल पे वो बहुत वीकन हो गया, क्या हो गया, यानी कि कमजोर हो गया, इकोनॉमी उनका यानी क्या हो गया, एक्सप्लोइटेशन हो गया, और रेवेन्यू यानी और सबसे उनका कंट्रोल जाने लगा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से। तो अनइक्वल ट्रीटमेंट की वजह से हुआ था ये सब, ठीक है, क्योंकि सारा फायदा किसे मिल रहा था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मिल रहा था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा था। तो यानी कि वो फायदा उठा रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका सारा नुकसान किसे झेलना पड़ रहा था, बेचारे इंडियन रूलर्स वगैरह को, है ना। इस फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसकी वजह से आ रहा था, द कंपनी इंटरफेयर्ड इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द बंगाल बाय सपोर्टिंग राइवल claimants to the throne. It aimed to install Nawab who would protect British interest rather than Bengal's sovereignty. तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनके वो जो क्या थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यानी कि इंटरफेयर करना शुरू कर दिया उनके उनके काम वगैरह में उन्होंने, है ना। तो या और लड़ाई वगैरह झगड़ा वरना करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उनके समझ यानी कि उनका यानी कि सब कुछ छीनने में वो आ गए वो लोग, ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सब कुछ क्या आ गए, छीनने पे आ गए उनके। मिलिट्री एक्सपेंशन एंड फोर्टिफिकेशन,
The British fortified Calcutta without the permission of the Nawab and expanded their military presence. This was seen as a direct challenge to the Nawab's authority. तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, उनके बिना परमिशन के नवाब के परमिशन के क्या किया, जो बंगाल के नवाब थे उनके बिना परमिशन के उन्होंने उनके मिलिट्री प्रेजेंस को एक्सपेंड कर दिया। और इससे क्या देखा गया, डायरेक्ट चैलेंज की तरह देखा गया, यानी कि उन्होंने उनके बिना परमिशन के उनका यानी कि मिलिट्री प्रेजेंस को एक्सपेंड कर दिया। इमीडिएट कॉजेज, तो इसके इमीडिएट कॉजेज क्या रहे, सिराज उद दौला अपोज ब्रिटिश फोर्टिफिकेशन एंड मिसयूज ऑफ द प्रिविलेज, द कैप्चर ऑफ द Calcutta and the alleged black hole incident intensified tensions. British conspiracies with Mir Jafar finally led to the Battle of the Plassey, जो कि 1757 में था। तो जो सिराज उद दौला थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ब्रिटिश थे वो जो मिसयूज कर रहे थे, जो अपने फोर्टिफिकेशन का और जो यानी अपने पावर्स का जो मिसयूज कर रहे थे, अपने प्रिविलेज वगैरह का जो उन्हें मिला था ना, ट्रेड वगैरह का, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें उसका वो लोग मतलब उस पे वो उठाने लगे कि ये तुम ऐसे नहीं कर सकते, तो ब्रिटिश से लड़ने के लिए वो फिर तैयार आ गए, मतलब तैयार हो गए थे वो। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, ब्लैक होल इंसिडेंट देखा गया था, उसकी वजह से टेंशन क्रिएट हुआ था। फिर जो मीर जफर, यानी कि जो मीर जफर के साथ जो ब्रिटिश वगैरह का है ना लड़ाई वगैरह हुआ था, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लाजी हुआ था 1757 में। Conclusion: the conflict was primarily caused by the company's economic greed and the political ambition, which ultimately led to the British control over Bengal. तो बंगाल का कंट्रोल ब्रिटिश के पास आया कैसे था, उन्होंने क्या किया, उनका इकोनॉमिक यानी कि यानी कि जो उनका जो पैसे वैसे थे ना, प्रॉस्पेरिटी वगैरह देख के, पैसा वैसा देख के उन्हें वो सोचो वो छीनने पे आगे, ग्रीड पे आगे, इकोनॉमिक ग्रीड की वजह से उन्होंने क्या किया, उनका सारा कंट्रोल छीनने की कोशिश करी। और उनके पास ट्रेड वगैरह भी ज्यादा था, ब्रिटिश वगैरह के पास ट्रेड का भी क्या था, बेनिफिट था, उन्हें प्रिविलेज मिलता था। तो उन्होंने को वो छीनने की कोशिश करी नवाब बंगाल से, उनका सारा पॉलिटिकल जो एम्बिशन था, तो उन्होंने इंटरफेयर कर यानी क्या किया, इंटरफेयर यानी कि कॉज किया, और इकोनॉमिक ग्रीड की वजह से सब कुछ उन्होंने छीनने की कोशिश करी, रेवेन्यू वगैरह उनका सब कुछ छीनने की कोशिश करी उन्होंने। तो कंक्लूजन में तुम लोग ऐसे लिखोगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंसेस कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो आइडियोलॉजी कैसे इन्फ्लुएंस करती है कॉलोनियल रूल्स को इन इंडिया में, ठीक है, वो देखते हैं। Colonial rule in India was not maintained only through military power but also through the ideological justification. British rulers used various ideologies to legitimize their dominance and shape colonial policies. तो जो कॉलोनियल रूल होते हैं इंडिया में, वो सिर्फ मिलिट्री पावर से मेंटेन नहीं होते, वो आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन से भी मेंटेन होते हैं। और जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसीज को डोमिनेट करने की कोशिश करी, उन्होंने उसे दोबारा से शेप करने की कोशिश करी, और उन्होंने अपने वेरियस आइडियोलॉजीज दिए थे उस पर, ठीक है। Civilizing mission. The British believed they had a moral duty to the civilized Indian society, यानी कि ब्रिटिश सोचने लगे थे कि उनके पास राइट्स है, उनके पास उनका मॉरल ड्यूटी है इंडिया सोसाइटी को सिविलाइज करने का, यानी कि वो उन्हें पिछड़ा मानते थे और खुद को क्या मानते थे, सुपीरियर मानते थे जो ब्रिटिश थे। तो सिविलाइजिंग मिशन था उनका ब्रिटिश का, ठीक है। इंडियन ट्रेडिशंस वर portrayed as a backward while Western values were presented as a progressive. This ideology justified British political control and the cultural intervention. तो जो ब्रिटिश थे वो सोचते थे कि इंडिया तो पिछड़ा हुआ है और उनके ट्रेडिशंस भी उनकी तरह पिछड़े हुए हैं, और वो सोचते थे कि जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, हमारा वेस्टर्न वैल्यूज है, वो क्या है, वो प्रोग्रेसिव है, वो सुपीरियर है, और हमें इसे ही आगे लेके जाना है, ठीक है। तो वो सोचते थे हमारी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है इंडिया सोसाइटी को सिविलाइज करने का, तो वो ऐसा सोचते थे। तो और वो चाहते थे पूरा कंट्रोल करना, ठीक है, इंडियन सोसाइटी पे सिविलाइज करके कंट्रोल करना चाहते थे, और वो इसलिए पॉलिटिकल कंट्रोल भी उनसे छीन रहे थे, कल्चरल कंट्रोल वगैरह, इंटरवेंशन। ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट डिबेट। तो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट के बीच में क्या डिबेट हुआ था, जो ओरिएंटलिस्ट थे वो सपोर्ट करते थे इंडिया के लैंग्वेज को, इंडिया के लर्निंग्स वगैरह को, वाइल जो एंग्लिस्ट थे वो क्या करते थे, इंडियन एजुकेशन को फॉलो करते थे, फेवर करते थे, वेस्टर्न लैंग्वेज नॉलेज को फॉलो करते थे, फेवर करते थे। द एंग्लिस्ट विक्ट्री स्पेशली आफ्टर
Macaulay Minute 1835 reshape education policy and administration। तो जो इनके बीच में फिर लड़ाई हुई तो कौन जीता? एंग्लिस्ट जीता। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न नॉलेज, इंडियन एजुकेशन फेवर हुआ, और उसकी वजह से वही दोबारा आया और रीशेप हो गया। ठीक है, आफ्टर द मॉकली मिनट 1835 में आया था। ये सब डेट्स वगैरह है ना, हेडिंग से टॉपिक, ये सब याद रखना कि कौन सी चीजें कब आई थी। तो इन सब ने मिल क्या किया, तो जीतने के बाद एंग्लिस्ट ने क्या किया, तो एजुकेशन पॉलिसी को रीशेप किया और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को भी, और उन्होंने वेस्टर्न नॉलेज को आगे लेके बढ़े वो। ठीक है, यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी। तो जो तुम्हारी यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी के बेस पे क्या होता, it is based on the ideas of the Jeremy Bentham and the James Mill. So it emphasized the efficiency, law and rational governance. Legal reform, centralized administration and codification of the law were influenced by this ideology. तो जो यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी था उसके बेसिस पे जो ये लोग हैं, जेरेमी बैंथम एंड जेम्स मिल, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लॉज लाए थे ना, रेशनल गवर्नेंस को प्रमोट किया था कि जो गवर्नेंस है वो लॉजिकल बेसिस पे होना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं होना, बिना सोचे समझे नहीं होना चाहिए, रेशनल गवर्नेंस के बेसिस पे होना चाहिए, और लॉज में एफिशिएंसी आना चाहिए, यानी कि कानून सोच समझ के और एफिशिएंट कानून बनाने चाहिए, जो कि चलने चाहिए कानून है ना, उसका फॉलो होना चाहिए और लॉजिकल होने चाहिए है ना, और गवर्नेंस वगैरह सब लॉजिकल होना चाहिए, और लीगल रिफॉर्म्स बनाए गए उसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह आया, लॉज आए कुछ है ना, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। तो ये सब इन्फ्लुएंस हुआ था है ना यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी के द्वारा। रेशियल सुपीरियरिटी, तो British ideology emphasized racial superiority, portraying Indians as incapable of the self-rule. This justified exclusion of Indians from higher administrative positions and political power. तो जो ब्रिटिश थे वो क्या सोचते थे, अब वो ना रेशियल है ना, रेशियल सुपीरियरिटी भी दिखाते थे कि जैसे कि हम लोग पावरफुल है, वी आर वाइट्स, हम लोग पावरफुल है, हम लोग वो सुपीरियर है, और जो इंडियंस है वो क्या है, वो लोग सुपीरियर नहीं है, वो लोग यानी बैकवर्ड है, और ये लोग रूल नहीं कर सकते हैं, और हम यानी कि ब्रिटिश सोचते थे कि हम ही रूल कर सकते हैं, वी आर कैपेबल ऑफ द सेल्फ रूल एंड इंडियंस आर नॉट कैपेबल ऑफ द सेल्फ रूल। तो वो लोग ये सोचते थे, तो उसकी वजह से उन्होंने रेशियल सुपेरिटी को एम्फेसाइज किया था, और इंडियन को पोर्ट्रे किया था एज इनकैपेबल ऑफ द सेल्फ रूल, और उन्होंने बोला था कि जो इंडियंस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस को, पॉलिटिकल पावर्स को नहीं संभाल सकते, और ये हम लोग संभाल सकते हैं, यानी कि हम ब्रिटिश संभाल सकते हैं, यानी कि हाई पोजीशंस को, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस एंड पॉलिटिकल पावर्स को। तो कंक्लूजन, colonial ideology deeply influenced governance, education and law in India, strengthening the British control and the shaping colonial society। तो यानी कि जो कलोनियल आइडियोलॉजी थी वो यानी कि उसने क्या किया, गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस किया था, एजुकेशन है ना, एजुकेशन में चेंजेस आए थे, ब्रिटिश एजुकेशन है ना, तो वो सब वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह आया था, जो इंडिया में लॉज आए थे, और ब्रिटिश ने कंट्रोल लेने की कोशिश करी थी, कंट्रोल ले ही लिया था, और कलोनियल सोसाइटी को रीशेप किया था, अपना एजुकेशन अपना कंट्रोल देके, यानी कि उन्होंने बोला था कि इंडियंस के पास पोजीशंस नहीं होने चाहिए, हायर पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस वगैरह, पावर्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि ब्रिटिश सोचते थे कि सब कुछ पावर वगैरह हमारे पास ही होना चाहिए, तो उन्होंने रीशेप किया था कॉलोनियल सोसाइटी को। तो उन्होंने यानी कि उन्होंने मान लिया था कि हमारा जिम्मा है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इंडिया की सोसाइटी को सिविलाइज करें कि ये तो बैकवर्ड है, यानी कि वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, जो कौन थे, ब्रिटिश वगैरह थे, जो ब्रिटिश कंपनी थी या फिर ब्रिटिश लोग जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, तो तुम्हें ना ऐसे ही आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है, और मान लो अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हो, या तो फिर तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे तुम्हें नोट्स का लिंक मिलेगा, तो वहां से भी तुम लोग परचेज कर सकते हो, ठीक है, और मान लो अगर कोई डाउट्स वगैरह रहेगा तो तुम लोग वहां से मुझसे पूछ सकते हो इस लेक्चर के बाद, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Evaluate the silent features of the permanent settlement in Bengal. What social and political results did it produce? तो यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट था बंगाल में, उसकी वजह से कौन से सोशल पॉलिटिकल रिजल्ट्स आए थे, और क्या साइलेंट फीचर्स था उसका। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो ये परमानेंट सेटलमेंट था वो आया किसके द्वारा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब आया था, 1793 में। क्यों आया था,
लैंड रेवेन्यू को स्टेबलाइज करने के लिए, और जो बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसे उसे स्टेबलाइज करने के लिए, उसके लैंड रेवेन्यू को स्टेबलाइज करने के लिए। इट एम टू क्रिएट अ लॉयल क्लास ऑफ द लैंड ओनर एंड इंश्योर रेगुलर रेवेन्यू फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सोचा कि लैंड ओनर्स के लिए एक लॉयल क्लास क्रिएट करी जाएगी और रेगुलर रिवेन्यू इंश्योर किया जाएगा, यानी प्रोवाइड करा जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इसमें फीचर्स आए थे अंडर दिस सिस्टम। अभी फीचर्स डिस्कस करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड परमानेंटली एंड जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द हेरिडिटरी लैंड ओनर्स। The zamindars were the responsible for the collecting revenue from the peasants and paying it to the government. Failure to pay revenue on time resulted in the confiscation of land. यानी कि इस सिस्टम में ये हुआ था कि लैंड रेवेन्यू था उसे फिक्स कर दिया गया था, और जमींदार को क्या बोला गया था, हेरिडिटरी लैंड ओनर्स, यानी कि जो जमींदार होते हैं वो लैंड ओनर्स होते हैं, और उन्हें लैंड की जो लैंड रेवेन्यू है उन्हें कलेक्ट करना पड़ता है। यानी कि जो पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ठीक है, क्या हो गए, पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, यानी कि जो काम वगैरह करते हैं ना, जो लैंड फार्म वगैरह में, तो जो कि वो लोग हो गए, या फिर यानी कि जो है ना, जो यानी कि वीकर हो गए, वीकर सोसाइटी के पार्ट हो गए, पीजेंट्स और फार्मर्स वगैरह जो भी है, तो उन सब से लेना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किसका होता था, जमींदार का होता था। तो उन्हें ना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था पीजेंट फार्मर वगैरह से, और फिर उन्हें किसे देना होता था, गवर्नमेंट को देना होता था। तो वो उन्हें कि जमींदार्स को हेरिडिटरी लैंड ओनर्स की तरह रिकॉग्नाइज करा गया था। और अगर मान लो वो टाइम पे नहीं करेंगे, कौन, पीजेंट्स या फिर फार्मर्स वगैरह, तो उससे क्या हो जाएगा, उनका लैंड वगैरह ले लिया जाएगा। तो ऐसी चीजें होती थी। और इसके सोशल रिजल्ट्स क्या थे, जैसे तो ये यही ठीक है, यही फीचर्स था। तो तुम फीचर्स में ऐसे ही पॉइंट्स में और है ना लिख सकते हो, और तुम चीजों को और अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। वैसे ये आसान ही वर्ड है, तुम्हें ये भी याद हो ही जाएगा। फिर सोशल रिजल्ट्स क्या आए थे उसमें, इसकी वजह से आए थे सोशल रिजल्ट्स क्या आए थे, जो परमानेंट सिस्टम था। The system led to the rise of the absentee landlordism. Zamindars focus on the land revenue extraction rather than the agricultural improvement. Peasants were heavily exploited, leading to the poverty, indebtedness, and decline of the village communities. तो जो सिस्टम था उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जमींदार थे वो लोग सिर्फ रेवेन्यू को कलेक्ट करने में, है ना, यानी कि पीजेंट्स और फार्मर्स से सिर्फ वो लोग क्या करते थे, लैंड रेवेन्यूज को कलेक्ट करने में ही ध्यान था उनका, और बाकी वो लोग कुछ यानी कि विलेज कम्युनिटीज पे तो ध्यान ही नहीं देते थे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो लोग बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे पीजेंट्स फार्मर्स वगैरह को, जिसकी वजह से बहुत परेशान हो गए थे पीजेंट्स वगैरह, बहुत उनमें बहुत गरीबी आ गई थी, बहुत उन्हें उधार वगैरह भी लेना पड़ रहा था। तो इसका रिजल्ट हुआ, क्या हुआ कि डिक्लाइन हो गया, जो विलेज कम्युनिटीज था वो बहुत घट गया, बहुत कम हो गया इसकी वजह से। तो इसी सिस्टम की वजह से एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म यानी कि राइज होने लग गया इसकी वजह से। और पॉलिटिकल रिजल्ट्स क्या आए थे, politically the permanent settlement created a loyal class of zamindar who supported British rule. It reduced the administrative burden on the British and helped the consolidate colonial power in Bengal. यानी कि जो उन्होंने क्या किया था, जो परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जो सिस्टम था, उन्होंने जमींदार से लॉयल क्लास क्रिएट किया था, जो कि ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, है ना। अब ये क्रिएट भी तो किसी ब्रिटिश के द्वारा ही करा गया था, तो ऑफ कोर्स वो क्या करेंगे, ब्रिटिश को ही सपोर्ट करेंगे, उन्हीं के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो उन्होंने लॉयल क्लास जमींदार ही बना दी है ना, ताकि वो लैंड रेवेन्यूज कलेक्ट कर सके फार्मर पीजेंट्स वगैरह से। और जिससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है ना जो ब्रिटिश का, वो रिड्यूस हो जाएगा, और उन्हें यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनका लैंड रेवेन्यू इजीली कलेक्ट होके मिल जाएगा, किसके द्वारा, जमींदार्स के द्वारा। तो ये हेल्प करेगा कॉलोनियल पावर को कंसोलिडेट करने में बंगाल में, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल रिजल्ट्स था। कंक्लूजन, while the permanent settlement benefit the British politically, it had disastrous consequences for the peasants and the ruler society. यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट था, ये ब्रिटिश को तो फायदा कर रहा था, क्योंकि जमींदार क्या कर रहा था, जो लैंड ओनर था वो क्या कर रहा था, वो लोग लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके तो दे रहा था उन्हें, पीजेंट फार्मर वगैरह से, ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो दे रहा था, लेकिन उसकी वजह से नुकसान किसको हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन किससे हो रहा था, पॉवर्टी किसे फेस करनी पड़ी थी, पीजेंट्स को, फार्मर्स को फेस करना पड़ा था।
और इसकी वजह से डिक्लाइन हो गया था रूरल सोसाइटी में, यानी कि विलेज कम्युनिटीज में डिक्लाइन हो गया था इसकी वजह से। तो सारा नुकसान ना फार्मर्स को झेलना पड़ा था, पीजेंट्स वगैरह को झेलना पड़ा था। और ब्रिटिश का तो वो, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो फायदा ही फायदा हो रहा था, उन्हें तो उनके लैंड रेवेन्यूज कलेक्ट होके मिल ही जा रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी ना, तो आप वीडियो जरूर जरूर लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और तुम्हारी भी हेल्प हो जाए, तो तुम लोग सब पढ़ सको इजीली और अच्छे स्कोर ला सको अपने एग्जाम में। और ये चैनल को ना सब्सक्राइब भी जरूर जरूर कर लेना, ताकि तुम्हारे लिए आगे वीडियोस भी आती रहेंगी और तुम लोग अच्छे से अपने स्कोर कर सकोगे, अपने मार्क्स अच्छे से ला सकोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन द colonial पीरियड। तो यानी कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था colonial पीरियड में, उसका प्रोसेस तुम्हें बताना है। तो इंट्रोडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या, डी मतलब रिमूव करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिमूव करना, यानी कि उसका खत्म होना, डिक्लाइन होना। तो किसका डिक्लाइन होना, इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिक्लाइन होना मतलब इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होना। तो देखते हैं इसे हम, इट रेफर्स टू द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स ड्यू टू द colonial इकोनॉमिक पॉलिसीज। यानी कि colonial इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है और हैंडीक्राफ्ट्स है ना, जो हाथ से बनाए जाते हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो डिक्लाइन हो रहे थे, खत्म हो रहे थे। किसकी वजह से, colonial इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। तो जिसे ही बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ब्रिटिश रूल के दौरान क्या हुआ था, जो इंडिया था उन्होंने काफी डिस्ट्रक्शन फेस करा था अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, टेक्सटाइल्स वगैरह इंडस्ट्रीज में बहुत ही उन्होंने डिस्ट्रक्शन फेस करा था। तो इस प्रोसेस ने क्या किया था, इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया है ना, फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स इनटू सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो यानी कि जो प्रोड्यूसर थे ना, जो ना सामान वगैरह के प्रोड्यूसर थे, जो बनाते थे, तो उन्होंने क्या किया, इसे प्रोसेस ने, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, जो सामान बनाते थे उन्हें सप्लायर में कन्वर्ट कर दिया, रॉ मटेरियल्स के क्या करे में, सप्लायर्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि पहले वो बना रहे थे गुड्स वगैरह को, है ना, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, लेकिन अब वो सप्लाई कर रहे थे रॉ मटेरियल्स को, किसके लिए, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसे बोला गया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो मेन बॉडी में तुम ये सब चीजें लिखोगे इसमें, colonial इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो colonial इकोनॉमिक पॉलिसीज थी क्या और इसमें क्या क्या चीजें थी वो देखते हैं। ब्रिटिश पॉलिसीज वर डिजाइन टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी ना, colonial इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये डिजाइन ही करी गई थी ब्रिटिश के लिए, उनके हित में डिजाइन करी गई थी। हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन Indian goods entering Britain, while British manufactured goods entered India at a very low or zero duties. This unequal trade policy destroyed Indian artisans' competitiveness. यानी कि सॉरी, जो इंडिया में जो सामान आते थे ब्रिटिश से बन के, ठीक है, वो बहुत कम में, मतलब कम में और जीरो ड्यूटीज पे आते थे, यानी कि उसमें कुछ, यानी कि उन्हें पे नहीं करना पड़ता था, पैसे ज्यादा चाहिए मतलब पे नहीं करना पड़ता था, कम पैसे लगते थे, जो ट्रेड वगैरह कम लगता था, उसका ट्रेड का प्राइजेस वगैरह। बट अगर जो इंडिया पहुंचा रहा था, तो उसमें बहुत ज्यादा ही उन्हें, यानी कि इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, बहुत ही हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज लग रहे थे इंडिया, यानी कि इंडियन गुड्स के ऊपर, जो कि ब्रिटिश के पास वो लोग पहुंचा रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस अनइक्वल ट्रेड पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, जो इंडियन आर्टिस्ट थे उनका कंपटीशन वगैरह डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में डिक्लाइन आने लग गया, इंडस्ट्रीज वगैरह में, है ना, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वगैरह में डिक्लाइन आने लग गया। तो डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स में क्या होता है, जो कॉटन सिल्क टेक्सटाइल्स होते हैं वो बहुत कम हो गया था, ये सब बनना बंद हो गया था उसकी वजह से। तो द ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स आर चीपर एंड मास प्रोड्यूस। तो जो ब्रिटिश का जो मशीन मेड सामान था वो बहुत ही सस्ता होता था, या मशीन से बनता था, तो कम, यानी कि कम मेहनत लगता था। और इंडिया में तो हाथों से वो इंसान वगैरह बना रहे, उसमें ज्यादा मेहनत लगता था, ज्यादा, यानी कि ज्यादा खर्चा, मेहनत, तो सब कुछ लगता था। पर इनमें मशीन से बन रहा था तो जल्दी बन जा रहा था और सस्ता भी था, और बहुत बहुत ही ज्यादा मास प्रोड्यूस हो रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, चीपर था।
तो यानी कि जो इंडियन पीजेंट्स था उनका कंपटीशन उन्होंने खराब कर दिया, यानी कि उनका कोई अब बिक ही नहीं रहा था, उनका पूरा लॉस करवा दिया उन्होंने। उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी इसकी वजह से, जो हैंडीक्राफ्टर थे वगैरह, वीवर्स, आर्टिशियंस वगैरह, अब उनसे कोई कुछ नहीं ले रहा था, ठीक है। अब सब कुछ इन्हीं का बिक रहा था, ब्रिटिश वालों का ही, ठीक है। इनका जो मशीन मेड सामान था, प्रोडक्ट गुड्स हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से जो आर्टिसंस, वीवर्स वगैरह थे, हैंडीक्राफ्ट वगैरह थे, उनका लाइवलीहुड वगैरह क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। और उन्होंने भी क्या करा क्या, फोर्स करा क्या, अबैंडन करने के लिए ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को। तो उन्हें वो सप्लायर बन गए थे ब्रिटिश कंपनीज वगैरह के लिए। और वो सप्लाई का काम करते, पहले वो बनाने का काम करते थे, तो वो सप्लाई का काम कर रहे थे। तो यही यानी कि इसी चीजों ने क्या किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि कॉज करा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, द एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड import of the finished good caused a drain of the wealth from India to Britain. Profit from Indian trade and industry were transferred to the England instead of the being reinvested in the India. तो अब क्या करा जा रहा था, जो इंडिया में जो भी फायदा होता था वो इंडिया में री इन्वेस्ट करने की बजाय वो क्या करे जा रहा था, यानी कि इंडिया को जो उनका जो फायदा था, वो जो पैसा था, वो सब मिल ही नहीं रहा था। वो उन्हें देने के बजाय, उनमें री इन्वेस्ट करने के बजाय क्या करा जा रहा था, इंग्लैंड को ट्रांसफर कर दिया जा रहा था, उनकी कंपनीज में, उनकी इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर कर दिया जा रहा था। और जो रॉ मटेरियल्स का जो सामान था उसका एक्सपोर्ट हो रहा था, और जो जो मान लो जो प्रोडक्ट वगैरह बन के तैयार हो गए, जो उनका इम्पोर्ट हो रहा था, तो इसकी वजह से वेल्थ में यानी कि ड्रेन आया था, लॉस हुआ था, है ना, इंडिया का ब्रिटेन में, ठीक है, इंडिया से ब्रिटेन में। तो इससे सारा प्रॉफिट इंग्लैंड वालों को ही हो रहा था, ब्रिटिश कंपनी को ही हो रहा था। क्या हो रहा था, गलती से मैंने हो रही है बोल रही हूँ मैं, हो रहा था, ठीक है। Impact on society. Large numbers of artisans were pushed into the agriculture, increasing pressure on land. तो उन्हें एग्रीकल्चर, जो आर्टिशियंस थे उन्हें क्या करा गया, वो एग्रीकल्चर में पुश करा गया, उन पे लैंड का प्रेशर बनाने लग गए। और इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी हो रहा था, है ना, वो लोग कि उनके पास पैसा ही नहीं बच रहा था, उनका जॉब वगैरह भी छूट गया था, उनका लाइवलीहुड वगैरह, है ना, उनका क्या हो रहा था, लिवलीहुड जो था वो छूट गया था, अनएम्प्लॉयमेंट उन्हें फेस करना पड़ गया। उनकी जमीन वगैरह, है ना, जो उनका लैंड जमीन था उनका सब कुछ छीन लिया गया था उनसे, जो उन बहुत गरीब हो गए थे वो लोग। कौन, जो वीवर्स, आर्टिसंस वगैरह हो गए, तो उन्हें जबरदस्ती एग्रीकल्चर की तरफ लाया गया था। नेक्स्ट है क्रिटिकल इवेल्युएशन. While some scholars argue that deindustrialization was a part of the global economic shift, colonial exploitation accelerated and intensified the process in India. The British failed to develop the modern industries in India as a replacement. तो इसमें जो कुछ लोग थे ना, कुछ स्कॉलर्स जो पढ़े लिखे लोग थे कुछ, है ना, उन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या करा, उन्होंने बोला कि जो जो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ग्लोबल इकोनॉमिक यानी कि क्या था, वो ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट का पार्ट था, जिसकी वजह से जो क्लोनियल एक्सप्लॉयटेशन था वो बहुत बढ़ गया था, और बहुत ही इंडिया में बहुत ज्यादा वो तेजी से एक्सप्लॉइट हो रहा था। और यानी कि ये उन्होंने बोला कि तो ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट का पार्ट है, इससे क्या हो रहा है, colonial एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंडिया में, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये तो। और फिर जो ब्रिटिश थे वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं बना पाए थे इंडिया में एज अ रिप्लेसमेंट। कंक्लूजन, डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन weakened the Indian economy and made it dependent on the Britain, है ना, इंग्लैंड कंपनी पे, creating long term इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो वो बनाए जाते थे ना, जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो हाथों से बनाए जाते थे, जो वीवर्स आर्टिसंस थे, और जो हैंडीक्राफ्टर वगैरह थे, उनके जॉब्स वगैरह उनका सब कुछ छीन लिया गया था, और वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आ गए थे। तो जिसकी वजह ना, और उन्हें बहुत गरीबी फेस करना पड़ गया था, पॉवर्टी वगैरह बढ़ गया था। और जो रूरल एरियाज में सब उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी जा रही थी, जो ठीक है, जो ये लोग थे। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसमें भी बहुत यानी कि कमी आ गई थी, बहुत वीकन हो गया था इंडिया का इकोनॉमिक, क्या हो गया था, वीकन हो गया था, और उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ रहा था ब्रिटेन पे। यानी कि पहले वो लोग खुद अब बनाते थे, है ना, एंड जो जो वीवर्स थे और जो आर्टिस्ट वगैरह, तो वो लोग पहले खुद ही सामान वगैरह बनाते थे, लेकिन अब उन्हें सप्लाई करना पड़ा था, किसके लिए,
यानी कि ब्रिटेन के लिए, जो ब्रिटिश कंपनी थी उनके लिए सप्लाई करना पड़ा था, और उन्हें पूरा उन पे ही डिपेंड होना पड़ा था, और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट क्रिएट हो गया था इंडिया में। So next question है, what were the dominant issues associated with the social religious reform movements of 19th century India? तो क्या डोमिनेंट इश्यूज थे जो कि 19th सेंचुरी इंडिया में फेस कर यानी कि करा गया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के दौरान? इंट्रोडक्शन। The 19th century witnessed the several socio-religious reform movements aim at the transforming Indian society. These movements emerged in response to social evils, colonial influence, and the impact of the Western education. तो जो 19th सेंचुरी था उसमें काफी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आए गए थे, जो कि इंडियन सोसाइटी को चेंज करने के लिए लाया गया था, और इन्हें यानी कि और इसलिए भी उभर के आया था क्योंकि इसमें सोशल लेवल्स पे काम करा गया था, यानी कि जो भी जो सोशल बुराइयां थी है ना, उससे जो सोशल बुराइयां थी जैसे कि एजुकेशन ना प्रोवाइड करना, अनइक्वल ट्रीटमेंट है ना जेंडर बेसिस पे, तो ये सारी चीजें बुराइयां जो थी सोशल, उस पे रिस्पॉन्स दिया गया था, उन पे यानी कि काम करा गया था, जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस था और वेस्टर्न एजुकेशन जो यानी कि जो बढ़ रहा था उस पे यानी कि रिस्पॉन्स दिया गया था, यानी कि उन चीजों पे वर्क करने पे। तो ये क्या किया था 19th सेंचुरी में, एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विटनेस किया था। तो सोशल इविल्स में रिफॉर्मर्स कौन थे? राजा राम मोहन रॉय हो गए, और और भी थे जैसे कि जैसे टैगोर वगैरह हो गए, और भी बहुत सारे लोग हो गए, स्वामी विवेकानंद वगैरह हो गए, तो ये सब हो गए। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने सती है ना, सती प्रथा जैसे होता है ना, कि जैसे कि क्या होता था पहले, जो फीमेल्स यानी कि जो फीमेल्स है उनका उनके पति अगर मान लो मर गए, तो क्या करते थे, अगर कोई फीमेल है उनका जो पति है वो क्या हो गया, उनका डेथ हो गया, उनके पति का, किसी फीमेल के पति का डेथ हो गया, वो उनका पति ही मर गया, तो उन्हें भी उसी यानी कि उसी के डेड बॉडी पे चढ़ा दिया जाता था, यानी कि फीमेल को अपने पति के डेड बॉडी पे चढ़ा दिया जाता था, तो साथ में उन्हें यानी कि जिंदा जला दिया जाता था। तो ये एक सती प्रथा को बैन वगैरह करने के लिए किसने काम किया था? राजा राममोहन रॉय वगैरह ने। बाकी जो चाइल्ड मैरिज वगैरह, पॉलीगैमी है ना, यानी कि इन सबको वो करने के लिए या बंद करने के लिए सोशल इविल्स हो गए ये सब, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, यानी कि भ्रूण हत्या, यानी कि बच्चों यानी कि अगर कोई फीमेल का यानी कि बेबी का बर्थ हुआ है तो उन्हें बचपन में मार दिया जाता था, बर्थ होते ही। तो इन सब चीजों पे वर्क करा गया था, किनके द्वारा? सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा, और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम हो गया, तो इन सब पे वर्क करा गया था। तो यही सारी क्या थी, सोशल इविल्स थी जिसपे वर्क किया गया था। तो इसमें एक राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने सती प्रथा का अबॉलिशन करा था, यानी कि इस पे बैन लगाया था। Status of women. Improving women's status was a major concern. Reformers supported widow remarriage, women's education and legal rights. ईश्वर चंद्र विद्यासागर advocated widow remarriage. यानी कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने विडो रीमैरिज पे यानी कि वो करा कि अगर कोई विधवा हो गई है तो वो भी के द्वारा शादी कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनका पति मर गया तो वो रीमैरिज कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसे सपोर्ट किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और ये लाया गया था उनके द्वारा। और उन्होंने और जो वुमेन का स्टेटस था वो बहुत ही उस समय बहुत ही लो माना जाता था, वो सोचते थे उनका काम सिर्फ घर का काम होता है और सिर्फ बच्चे संभालना वगैरह उनका काम होता है, और मुझे यानी कि और चीजें तो उनका माना ही नहीं जाता था कि कुछ काम होता है। तो उस समय क्या करा गया, वुमेन यानी कि वुमेन एजुकेशन पे चीजें लाई गई, और विडो रीमैरिज वगैरह सपोर्ट करा गया रिफॉर्मर्स के द्वारा, ताकि ताकि क्या करा जाए, इम्प्रूव करा जा सके वुमेन के स्टेटस को। और कास्ट सिस्टम reform movements challenge caste rigidity and untouchability. The Brahmo Samaj and Arya Samaj promoted social equality and rejected the caste-based discrimination. तो जो ब्रह्म समाज और आर्य समाज था उन्होंने सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया, और ताकि कास्ट सिस्टम वगैरह बंद हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो, यानी कि हायर कास्ट को ज्यादा प्रिविलेज देना और लोगों को कम देना, तो ये सब ना हो, अनटचेबिलिटी सब ना हो, तो उसके लिए रिफॉर्मर्स थे जो सोशल रिफॉर्मर्स, उन्होंने वर्क किया था। रिलीजियस रिफॉर्म।
तो रिलीजियस में क्या चेंजेस वगैरह आया था जो कि रिफॉर्मर्स के द्वारा लाया गया था? तो मैनी रिफॉर्मर्स sought to purify religions by the removing superstitions and blind rituals. They emphasize the rationalism, monotheism and ethical values. तो जो रिफॉर्मर्स थे उनका मानना था कि जो ये सुपरस्टिशंस होते हैं, जो ब्लाइंड रिचुअल्स होते हैं, यानी कि कोई यानी कि जो यानी कि अंधविश्वास वगैरह हो गया ना, इन सब चीजों पे यानी मनगढ़ंत चीजों पे नहीं मानना चाहिए, अंधविश्वास वगैरह पे उन्होंने ये सब बोला कि इन्हें हटाया जाना चाहिए, यानी कि रिलीजियस से है ना, ये सब हटाया जाना चाहिए और चीजों को लॉजिकली सोचना चाहिए, एथिकल वैल्यूज को की तरह सोचना चाहिए, प्रमोट होना चाहिए एथिकल वैल्यूज और लॉजिकली सोचना चाहिए। और जो सुपरस्टिशंस है, ब्लाइंड रिचुअल्स वगैरह है, जो फॉलो किया जाता है, तो ये सब हटाया जाए, जैसे कि सती प्रथा वगैरह हो गया, तो ये सब ब्लाइंड रिचुअल्स में आता है, ये सब इसका कोई यानी कि वो नहीं है, ये सब फालतू की चीजें थी पहले, ठीक है, तो इसे हटाया जाए, यानी कि हटाया जाए। तो रिफॉर्मर्स का यही कहना था, ठीक है। तो इस पे वेस्टर्न और बाकी इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन्फ्लुएंस रिफॉर्मर्स एंड इंकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग। तो जो वेस्टर्न के आइडियाज थे, जैसे कि इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स हो गया, उन्होंने उन्होंने क्या किया, रिफॉर्मर्स को इन्फ्लुएंस करा और क्रिटिकल थिंकिंग पे इंकरेज कर दिया, कि वो लोग सोच में पड़ गए, उन्होंने चीजों को न्यू आइडियाज को क्रिएट किया, इनोवेटिव आइडिया सोचा कि कैसे इक्वालिटी लाया जाए सोसाइटी में, लिबर्टी लाया जाए, और है ना, जेंडर बेसिस या फिर कास्ट बेसिस इक्वालिटी लाया जाए, और ह्यूमन राइट्स वगैरह या फिर वुमेन राइट्स वगैरह यानी कि जो, और उनके एजुकेशन पे वर्क करा जाए, तो वेस्टर्न आइडियाज का ऐसे इम्पैक्ट करा था उन पे। तो कंक्लूजन में लिखेंगे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू सोशल मॉडर्नाइजेशन एंड द लीड टू द फाउंडेशन फॉर द नेशनलिज्म। तो जो ये रिफॉर्म मूवमेंट्स था, जो कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स था, उसने क्या किया था, सोशल मॉडर्नाइजेशन को कंट्रीब्यूट किया था, यानी कि इससे क्या होता, सोसाइटी में थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आ गया था, और यानी कि पुरानी चीजें सोशलिज्म वगैरह की तरफ ना सोचे, जो फालतू की चीजें हैं ना, जो फालतू का ब्लाइंड रिचुअल्स है, तो सुपरस्टिशंस वगैरह उस पर ना सोचा जाए, और क्या करा जाए, चीज यानी कि जो अच्छी चीज है उन्हें लाया जाए। तो यही वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह हो गया, इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी वगैरह, ये सबको लाया गया था ना, ताकि रैशनलिज्म प्रमोट हो और चीजों को लॉजिकली सोचा जाए, और एथिकल वैल्यूज वगैरह प्रमोट करा गया। और तो इसकी वजह से क्या हुआ था, एक फाउंडेशन क्रिएट हुआ था नेशनलिज्म के लिए। सो नेशनलिज्म के लिए, और नेशनलिज्म का मतलब तुम्हें पता है कि यानी कि अपने कंट्री के प्रति क्या, यानी कि प्रेम भावना, अपने कंट्री के प्रति प्रेम भावना को नेशनलिज्म बोलते हैं, यानी कि फीलिंग ऑफ द लॉयल्टी टुवर्ड्स योर कंट्री। तो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द की डेवलपमेंट्स इन द इवोल्यूशन ऑफ द colonial एजुकेशन इन इंडिया। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, colonial education in India developed gradually under British rule and was shaped by the political, ideological and administrative needs। तो जो colonial education था इंडिया में, वो ब्रिटिश रूल के अंडर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के द्वारा शेप करा गया था। जो एजुकेशन था वो एक टूल बन गया था, यानी कि एक लॉयल और एफिशिएंट वर्क फोर्स को क्रिएट करने के लिए एक टूल बन गया था। तो क्या चीजें, कैसे इवोल्यूशन हुआ था colonial एजुकेशन का, ये सब देखते हैं। तो अर्ली फेज में, इनिशियली द ब्रिटिश सपोर्टेड इंडिजिनियस एजुकेशन सिस्टम्स, ओरिएंटलिस्ट फेवर इंडियन लैंग्वेजेस एंड क्लासिकल लर्निंग। तो जो ओरिएंटलिस्ट थे वो लोग क्या करते थे, इंडियन लर्निंग्स को सपोर्ट करते थे, इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, बट जो एंग्लिस्ट थे वो क्या करते थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, वेस्टर्न लर्निंग को सपोर्ट करते थे। तो जो एंग्लिस्ट थी, जो वो जीत गए, तो क्या हुआ, तो तो उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को लाया उन्होंने, और यानी कि उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो वेस्टर्न होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ताकि सिविलाइज हो सके इंडियन सोसाइटी, क्योंकि वो लोग उससे पिछड़ा मानते थे इंडियन सोसाइटी को। तो उन्होंने क्या लाया गया उनके द्वारा, तो एंग्लिस्ट के द्वारा लाया गया वेस्टर्न लर्निंग और वेस्टर्न एजुकेशन लाया गया। तो पहले तो वो सपोर्ट करते थे, लेकिन जो ब्रिटिश थे वो इंडिजिनियस एजुकेशन सिस्टम को पहले करते थे सपोर्ट, बट बाद में उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया था। उन्होंने सिविल यानी कि सोचने लगे कि पिछड़े होते हैं इंडियन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वगैरह को, हाई पावर को ये सब यानी कि नहीं कर सकते हैं।
इंडियंस यानी कि सिविलाइज नहीं है, हमें सिविलाइज करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश ये सब सोचने लग गए कि हमें वेस्टर्न लर्निंग लानी पड़ेगी, वेस्टर्न कल्चर हो गया, वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह हमें लाना पड़ेगा, ताकि यानी कि हम सिविलाइज बना सके इंडियन लोगों को। तो उनका ऐसा मानना था कि इंडियन बैकवर्ड वगैरह है। तो तो पहले तो वो मानते थे सब, तो लेकिन बाद में उन्होंने मानना यानी कि मानना बंद कर दिया। तो वो लोग अपना यानी कि जिम्मा मानने लगे, अपना जिम्मेदारी मानने लगे कि हमें सिविलाइज करना है इंडियन सोसाइटी को। तो इसके लिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को लाया। तो जो एंग्लिस्ट फेस था उसमें क्या हुआ, जो द टर्निंग पॉइंट केम विद द Macaulay's Minute 1835 which promoted English education and the Western knowledge. English became the medium of the higher education. तो इंग्लिश को एक यानी कि हायर एजुकेशन का मीडियम बना दिया गया, और इंग्लिश में पढ़ाया, अब यानी पढ़ाया जाने लग गया, ठीक है। और इसी इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन नॉलेज को प्रमोट करा गया। और ये कब हुआ था, जब मकॉलेज मिनट यानी कि 1835 पे जब ये लाया गया था एंग्लिस्ट फेज के द्वारा, तो तब ये चीजें बदली थी, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या चेंजेस आए, तो यूनिवर्सिटीज वर established in the Calcutta, Bombay and the Madras in the 1857। जो यूनिवर्सिटीज थे वो स्टैब्लिश हुए थे कैलकटा में, बॉम्बे, मद्रास में, ठीक है, 1857 में। तो ये काफी एक्सपेंड होने लग गए। तो कॉलोनियल एजुकेशन इनमें लाया यानी कि लाया जाने लगा। और क्या एम था वो कॉलोनियल एजुकेशन का, तो इट वाज द एम वाज टू द प्रोड्यूस क्लर्क्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स rather than the promote mass education. Education remained limited to the urban elites. तो जो एजुकेशन था वो अर्बन इलाइट्स को ही लिमिटेड था, यानी कि उनका मानना था कि रूलर वगैरह को तो यानी कि रूलर वगैरह पढ़ने के लिए है नहीं, हम बस अर्बन इलाइट्स को देंगे जो सुपीरियर सोसाइटी होते हैं ना, जैसे कि मान लो किसी बिजनेसमैन का बच्चा है या फिर किसी लैंड ओनर का बच्चा है, तो ये सब मानने लगे कि ये लोग इलाइट्स है, क्या हायर सुपीरियर सोसाइटी के पार्ट है, तो इन्हें ही एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इन्हें क्या बनाया जाएगा, क्लर्क बनाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह बनाया जाएगा। तो सबको देने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन प्रमोट करने की जरूरत नहीं है मास एजुकेशन को, लेकिन बस इन लोगों को देने की जरूरत है, किसे, अर्बन इलाइट्स को। तो कॉलोनियल एजुकेशन भी ऐसे ही लाया गया था, और यही ऑब्जेक्टिव्स था इसका, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। Colonial education created a new educated middle class that later played a key role in the national movement. तो जो colonial education था उसने न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास को क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से नेशनल मूवमेंट में है ना एक लेटर एक रोल प्ले हुआ था। यानी इसमें कुछ बदलाव वगैरह आए थे, ठीक है, इसकी वजह से नेशनल मूवमेंट में बदलाव आए थे colonial education की वजह से। Conclusion: while colonial education spread Western knowledge, it also reinforced inequality and serve imperial interest. तो कॉलोनियल एजुकेशन की वजह से क्या हो रहा था, वेस्टर्न नॉलेज लर्निंग्स वगैरह, तो लैंग्वेज वगैरह तो स्प्रेड हो रहा था, है ना। लेकिन ये सिर्फ एलाइट्स वगैरह के लिए था, यानी कि जो कि रूरल एरियाज के लोग थे ना, पूरे सोसाइटी के लोग, उनके लिए नहीं था ये। सिर्फ जो अर्बन एलाइट्स थे, जो शहर में रहते हैं ना, जो एलाइट्स सुपीरियर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो उनके उनके लोग यानी कि उनके लोगों के लिए था, या फिर उनके बच्चों के लिए था, ठीक है, ताकि वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स और क्लर्क्स बन सके, और ब्रिटिश रूल के यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर वो लोग काम कर सके, ब्रिटिश के लिए काम करे वो लोग। तो इसलिए ये सब ऐसे बनाया गया था। तो इसकी वजह से बहुत इनइक्वालिटी यानी कि इनइक्वालिटी यानी कि क्रिएट हुई थी, और इंपीरियल इंटरेस्ट को सर्व करा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द commercialization of the agriculture? How did it impact the peasantry? यानी इन्हें peasant वगैरह लोगों पे किससे impact डाला, और commercialization of agriculture होता क्या है? So the commercialization of agriculture that refers to the production of the crops for the market rather than for the local consumption. यानी कि लोकल कंजप्शन के लिए, लोकली यूज करने के लिए नहीं बनाया जा रहा था, वो मार्केट के लिए बनाया जा रहा था। जो क्रॉप्स बनाए जा रहे थे वो मार्केट के लिए बनाए जा रहे थे, उसका प्रोडक्शन मार्केट के लिए हो रहा था, ताकि इससे फायदा किससे हो, ब्रिटिश को हो। तो इससे इसे ही क्या बोलते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। तो ठीक है, तो अंडर ब्रिटिश रूल इंडियन एग्रीकल्चर बिकम इंक्रीजिवली क्या था, इंक्रीजिवली मार्केट ओरिएंटेड टू सर्व द कॉलोनियल इकोनॉमिक नीड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो
इंडियन एग्रीकल्चर था वो इंक्रीज किसके किसके लिए हो रहा था, यानी कि किसके लिए प्रोडक्शन करा जा रहा था क्रॉप्स का, वो ब्रिटिश के लिए करा जा रहा था, उनके रूल के अंडर उनके लिए करा जा रहा था, लोकल कंजप्शन के लिए नहीं करा जा रहा था, ताकि इससे कॉलोनियल जो ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमिक नीड्स है वो सर्व हो सके। तो इसे ही बोला गया था कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। तो ये यानी कि ब्रिटिश का फायदा के लिए बनाया गया था। अब इसके क्या कॉजेज रहे थे, ठीक है, तो इसके कॉजेज क्या थे? द ब्रिटिश डिमांडेड रॉ मटेरियल सच एज द कॉटन, इंडिगो, जूट एंड टी फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड रेवेन्यू सिस्टम्स, encourage कैश क्रॉप कल्टीवेशन। तो उन्होंने खुद के फायदे के लिए क्या किया, रेवेन्यू सिस्टम्स को, ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर दिया ताकि कल्टीवेशन इजीली हो सके, ठीक है, कैश क्रॉप्स का कल्टीवेशन हो सके। तो ब्रिटिश ने इसलिए ट्रांसपोर्ट को और रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया ताकि उनका फायदा हो सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रॉ मटेरियल्स डिमांड किया इंडिया से, ठीक है, ब्रिटिश यानी खुद के इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि कॉटन, इंडिगो, जूट एंड टी। तो इनकी क्रॉप्स को उन्होंने क्या किया, डिमांड करा एज अ रॉ मटेरियल। तो इसका वजह से क्या हुआ था, चेंजेस कमर्शलाइजेशन है ना ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से चेंजेस पे आए थे क्रॉपिंग पैटर्न में। फार्मर्स शिफ्टेड फ्रॉम द फूड क्रॉप्स टू द कैश क्रॉप्स। दिस रिड्यूस फूड अवेलेबिलिटी एंड इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन द मार्केट प्राइसेस। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फार्मर्स थे अब उनसे काम क्या करवाया जा रहा था, उनसे यानी कि कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा करवाया जा रहा था फॉर द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। सो उसकी वजह से फूड क्रॉप्स से वो लोग कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट हो गए, यानी कि अब वो लोग टी का क्रॉप है ना, कॉफी वगैरह का क्रॉप वगैरह हो गया, जूट कॉटन का ही क्रॉप उगा रहे थे, तो इसकी वजह से वो लोग खाएंगे क्या, है ना। अब वो लोग चाय को तो खा नहीं सकते, अब कॉफी को तो खा नहीं सकते वो लोग, जूट हो गया, कॉटन, ये सब थोड़ी खा सकते हैं। तो और वो लोग उगा भी वही क्रॉप रहे थे, कैश क्रॉप्स उगा रहे थे कल्टीवेशन करने के लिए, नहीं यानी कि ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश वालों के लिए, है ना, उनके फायदे के लिए। तो उनका नुकसान हो रहा था, वो लोग खा पी नहीं पा रहे थे। अब उनके पास फूड ही खाने ही नहीं बच रहा था, और एक तो उनके पास इतनी गरीबी, और एक तो उनके पास फूड भी नहीं बच रहा था खाने के लिए। तो उनके पास खाना वगैरह की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से, क्योंकि वो लोग शिफ्ट कर गए थे फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स में, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट प्राइस पर डिपेंड होना पड़ गया। और एक तो वो उन्हें पॉवर्टी भी फेस करनी पड़ी थी, उनके पास फूड भी नहीं था, है ना। तो और तो फूड इन अवेलेबल होने की वजह से भी क्या हो रहा था, उन्हें मार्केट प्राइसेस पर डिपेंड होना पड़ेगा, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था फार्मर्स को। तो उनके लिए बहुत ही ये यानी ये नुकसान था उनका, बहुत हर तरफ से नुकसान था। एक तो वो बेचारे गरीब, ऊपर से फूड भी नहीं मिल रहा था उन्हें, खाना भी नहीं मिल रहा, तो एक तो मार्केट प्राइसेस में इतने महंगे जो होते हैं, यानी कि उन्हें उस पर डिपेंड होना पड़ रहा था फार्मर्स को। तो ये सारी चीजें जो चीजें लाई गई थी वो सब ब्रिटिश के ही फायदे में, उनके ही हित में लाया गया था। और बाकी वो सबका परेशानी किसे झेलना पड़ रहा था, फार्मर्स को झेलना पड़ रहा था। तो मैंने बताया आपको पीजेंट्स पे यानी कि फार्मर्स पे कैसे फेस करना यानी कि वो लोग क्या फेस कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे थे, यानी मनी लैंडर्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा। इतने ज्यादा हाई प्राइसेस थे, हाई रेवेन्यू डिमांड था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गरीबी फेस करना पड़ रहा था, कर्ज लेना पड़ रहा था, और उनका लैंड भी एक दो ले लिया जा रहा था, यानी कि उनके पास पहले से ही कुछ भी नहीं है। एक तो वैसे ही वो गरीब है, कर्ज लेना पड़ रहा है, उनका जो फूड था वो भी उनसे ले लिया गया। अब उन्हें कैश क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, जो फार्मर्स पीजेंट्स को, और हर तरफ से उनका नुकसान ही नुकसान था। तो और एक तो उन्हें हाई रेवेन्यू डिमांड्स वगैरह भी पे करना पड़ रहा है, और एक तो प्राइसेस भी इतनी हाई है, और मार्केट प्राइसेस पे भी उन्हें डिपेंड होना पड़ रहा है खाने के लिए भी। तो इस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था पीजेंट्स वगैरह पे। famines and distress, commercialization increased vulnerability to the famines as the food crops were neglected। यानी कि इसकी वजह से जो फूड क्रॉप्स है उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि कैश क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने के लिए। Conclusion: commercialization benefited the colonial economy but caused several hardships for the Indian peasants। यानी कि इंडियन के लोगों को, इंडियन पीजेंट फार्मर्स वगैरह हो गए, उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई, उन्हें गरीबी फेस करना पड़ा, उन्हें कर्ज लेना पड़ा, उन्हें खाने को भी नहीं मिल रहा है, और वो लोग एक तो शिफ्ट भी हो गए यानी कि फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ, इनके उगाने के लिए ब्रिटिश वालों के लिए। तो हर और एक तो उन्हें हाई टैक्सेस भी पे करने पड़ रहे हैं, उन्हें खाने पीने के लिए भी, यानी कि दुकानों पे यानी मार्केट पे ही डिपेंड होना पड़ रहा है। तो तो ये जो कॉमर्शलाइजेशन था वो हर तरफ से यानी कि पीजेंट्स को ही यानी कि नुकसान में डाल रहा था, उन्हें ही फेस करना पड़ रहा था प्रॉब्लम्स इसकी वजह से, तो उन्हें बहुत हार्डशिप फेस करना पड़ रहा था फार्मर्स वगैरह को।
और फायदा किससे हो रहा था, यानी कि ब्रिटिश को ही फायदा हो रहा था। जो कलोनियल इकोनॉमी किसकी इंक्रीज हो रही थी, ब्रिटिश की इंक्रीज हो रही थी। तो इसकी वजह से यही सब चीजें देखी गई थी। तो नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन महलवारी सिस्टम। तो जो महलवारी सिस्टम था वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करा गया था और पंजाब में भी लाया गया था। और इसमें क्या था, इसमें रेवेन्यू विलेज वाइज देना होता था। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विलेज कम्युनिटीज, यानी कि जो विलेज को कम्युनिटीज थे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट में होता था, कि सबका कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता था। इससे हाई रेवेन्यू डिमांड्स थे, जो कि जिसकी वजह से पीजेंट्स थे वो यानी कि परेशानी में आ गए थे। उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था जो हाई रेवेन्यू, कि वो कैसे देंगे, वो लोग वो यानी कि वैसे ही गरीब है, वो लोग कैसे देंगे। एक तो उनका उनसे हर चीजें भी छीन ली गई थी, ना उनके पास घर है सही से रहने को, ना उनके पास फूड है, ना उनके पास कुछ है। तो टैक्स भी देना है, खाने पीने के लिए भी मार्केट पे ही डिपेंड। तो पीजेंट्स को बहुत हार्डशिप प्रॉब्लम्स डिस्ट्रेस फेस करना पड़ रहा था हाई रेवेन्यू की वजह से। तो इसमें ये चीज था। इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया बेस्ड ऑन पाठशालास मद्रासास एंड गुरुकुल्स। तो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम होता था वो इंडिजीनियस होता था, यानी कि जो पाठशाला वगैरह होता था, गुरुकुल्स वगैरह हो गया, जहाँ पे उन्हें मॉरल वैल्यूज एथनिक वैल्यूज सिखाए जाते थे, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस करा जाता था। लेकिन ये जब ब्रिटिश रूल आया तो इसकी वजह से डिक्लाइन होने लग गया। क्यों डिक्लाइन होने लग गया? ड्यू टू द लैक ऑफ स्टेट सपोर्ट अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि जो स्टेट सपोर्ट था वो कम मिलने लग गया, जो प्रोविंशियल स्टेट का सपोर्ट था वो कम मिलने लग गया। और सारा कब्जा किसने कर लिया? ब्रिटिश ने कर लिया। तो ब्रिटिश रूल की वजह से इसमें डिक्लाइन आ गया। और पहले सपोर्ट करते थे, फिर बाद में उन्होंने बंद कर दिया ब्रिटिश वालों ने इंडिजिनियस एजुकेशन सिस्टम को। तो उन्होंने फिर वेस्टर्न एजुकेशन को लाने लग गए वो लोग, उसे इम्प्लीमेंट करा, किसे? वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न लैंग्वेज वगैरह को, यानी कि इंग्लिश को लाया गया, इंग्लिश एजुकेशन हो गया, वेस्टर्न लर्निंग हो गया। तो उन्होंने वो लाया, ठीक है, ब्रिटिश वालों ने। रुतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द थॉमस मुनरो, ये तो तुम लोग नाम याद रखना है इसे, ठीक है। थॉमस मुनरो के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, किसे? रेतवारी सिस्टम को। इसमें क्या होते थे, पीजेंट से फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करे जाते थे। करता कौन था कलेक्ट? जमींदार करता था, यानी कि वो ओनर होता था लैंड वगैरह का। तो वो क्या करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था पीजेंट्स फार्मर वगैरह से, जो जमींदार था, ठीक है। और वो फिर उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाता था। तो इससे फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही ऑफ कोर्स मिलता था, और दिया भी तो किसी ब्रिटिश के ही द्वारा था ना। तो ऑफ कोर्स फायदा किसे मिलेगा? ब्रिटिश वालों को मिलेगा, है ना। उनके जो कलोनियल रूल्स, उन्हें ही फायदा मिलेगा, उनका ही इकोनॉमिक वैल्यूज वगैरह यानी कि बढ़ेगा। नो इंटरमेडिएरीज, यानी कि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं था। हाई रिवेन्यू रेट्स कॉस्ट पीजेंट इंडेप्टनेस, यानी कि बहुत हाई रिवेन्यू रेट्स उन पे लगाए जाते थे, बहुत हाई रिवेन्यू टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे, जिसकी वजह से जो पीजेंट थे वो लोग कर्ज में पड़ जाते थे, है ना। उन्हें यानी कि कर्जा वगैरह लेना पड़ता था, उनके पास वैसे ही पैसे नहीं होते थे। तो गरीब है ना, यानी कि वो रूरल एरियाज में रहते हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे? तो इसकी वजह से उन्हें बहुत ही हर तरफ से फेस यानी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ गया था। उनसे खाना वाना वाना भी उन्हें नहीं ढंग से मिलता था। उनके क्रॉप्स भी फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट कर दिए गए थे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो पीजेंट्स को नुकसान झेलना पड़ रहा था, उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहा था, उन्हें डिस्ट्रेस वगैरह फेस करना पड़ रहा था। फार्मर्स पीजेंट्स को ही सारे यानी कि हार्डशिप्स वगैरह प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। तो ये हो गया। तो इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और वो अपने दोस्तों को, बहुत सारे दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो और तुम्हारी भी हेल्प हो। और वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब जरूर 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 कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और तुम लोग के लिए मैं और वीडियोस ला सकूं। और तुम्हारा एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो प्लीज यार जरूर 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 सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू।